ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है। जुल्फ़ो रुख़सार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क़ ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। मैंने आज साहिर लुधियानवी की नज़्म के ये कुछ मिसरे इसलिए पढ़े क्योंकि मैं बता सकूं कि जो शख्स मेरे बगलगीर है उसकी उम्र जब किसी हसीन की जुल्फ़ों के पेचो ख़म में गिरफ़्तार होने को थी, तब वो कंक्रीट के जंगलों में धूल उड़ाती गाड़ियों के बीच पसीने से तरबतर एक रंगीन शहर में गमगीन लोगों की कहानियाँ सुनाने के लिए कानपुर से आया था। मैं उस शख्स के बगलगीर बैठा हूँ कि जिस पर अगर मैं कानपुर की नवैयत पर बात करूँ तो घंटों निकाल सकता हूँ। मैं उस शख्स के बगलगीर हूँ कि जिसने कोविड में, जिसमें बहुत लोगों ने अमुक रिपोर्टिंग की बहुत, लेकिन जो सबसे अच्छी रिपोर्टिंग हुई वो ये पत्रकार हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम राजीव है। आप क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति बतकही देख और सुन रहे हैं और क्रेडिबल टॉक्स की प्रस्तुति बतकही के हमारे पहले मेहमान तो मैं क्या ही कहूँ, जो बड़े भैया लोग होते हैं वो मेहमान नहीं होते हैं। उनका नाम सौरभ शुक्ला है। सौरभ भैया, क्या हाल चाल है? बिल्कुल फिट। राजीव यार, तुमने जो इतनी बातें कह दी है ना, तो बहुत बायस लगेगा तुम्हारा इंटरव्यू। लोग कहेंगे कि जो है अपने बड़े भैया का इंटरव्यू कर रहा है और कोई बड़ाई भी किए दे रहा है। नहीं, बायस नहीं लगेगा। चलो ठीक है। क्योंकि मैं सुनने वालों को ये बताऊं कि मेरा और भैया का ऐसा है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मैं ऑडियो में बोल देता हूं कि भैया आपका ये ठीक नहीं था, ये ऑडियो ठीक नहीं था, इसको ठीक कर लो। बाकी पत्रकारिता पे मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो खैर, बात की शुरुआत करते हैं कि पहले जो है मैं कानपुर की नवैयत पर बात करूं आपसे, या कर लो जो करना है, जिस पर बात करना है कर लो। अच्छा, तो मैं आपको अभी ऑफ द कैमरा बता रहा था कि कानपुर जो है टॉप 10 ऐसे शहरों में है जो मुस्कुराता है। हाँ, खुश रहने वाले लोग हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। कानपुर वाले जो कनपुरिये हैं, हाँ, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। वो मतलब किसी को समझते नहीं है, ठीक है। मतलब तुम होगे अपने घर के होगे, हम जो है वो यही है। कानपुर से बड़ा मतलब इनका बस चले तो कानपुर को एक देश घोषित करवा दे। नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक में कह रहा हूँ। कानपुर के लोग, देखिए, कानपुर सब शहरों का अपना एक मिजाज होता है, सब शहरों की एक तासीर होती है। कानपुर शहर अद्भुत शहर है। बहुत सस्ता खाना मिलता है, 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। और समोसे, ओहो, हमारे यहाँ सुबह की जो नाश्ता है ना, यहाँ दिल्ली आए तो सबसे दिल्ली में शॉकिंग चीज़ जानते हो राजीव क्या थी? हमारे कानपुर में सुबह मिलती है जलेबी और दही। हाँ, उसका नाश्ता होता है। हाँ। दिल्ली में जो जलेबी वो शाम को बनती थी। तो सुबह हमने कहा यार जलेबी खाने का मूड है, संडे का दिन है, ढूंढा जाए। कहीं मिले नहीं। 2-4 अग्रवाल स्वीट्स और फलाने स्वीट ढिमकाने स्वीट जाके ढूंढा। बोले नहीं भाई साहब, शाम को मिलती है यहाँ। तो हमने कहा यार कानपुर वाला सोचता है कि जैसा कानपुर में हो रहा है वो हर जगह होना चाहिए, या हर जगह होता होगा भाई साहब। तो मतलब हमें लगा कि ये तो गलत है। ये लोग उल्टे लोग हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि ये उल्टे हैं, क्या सुबह जलेबी बनती है? अरे भैया क्या बात करो, जलेबी तो शाम को बनती है। तो जो हमारे कानपुर में जलेबी है, और हमारे जो जलेबी है वो दही के साथ खाई जाती है। बिल्कुल, दही जलेबी का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमें लगता है कि अवध के बाहर शायद वो दही जलेबी का कॉम्बिनेशन कहीं ना होता हो। नहीं, वो होता भी नहीं है। अगर आप कहीं आएँ तो वो फिर थोड़ा सा आजमगढ़ पे कहीं आपको मिल जाता है। जैसे महनाजपुर है आजमगढ़ में, तो वहाँ कहीं आपको, मतलब ज़्यादातर जैसे कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, मतलब दही जलेबी खाने का कोई मतलब कॉन्सेप्ट होता है, पागल है क्या? फिर कुछ लोगों को सिखा दिया हमने दही जलेबी खिलाना, मतलब दही के साथ जलेबी खाना। कुछ लोगों को सुना दिया। हमारे एक दोस्त है अच्छे, यूथ कांग्रेस के राहुल राव साहब, उनको एक दिन खिलाई हमने जलेबी और साथ में दही।
अब उनको भी आदत हो गई, कह रहे सौरभ भाई मैं खा लिया करता हूँ, मुझे आप भी आदत डाल दी है। तो सही, कुछ तो कानपुर का दे रहे हैं लोगों को। कानपुर वैसे ब्रह्मांड की धुरी भी तो है ना। हाँ वैसा वहाँ बिठूर एक जगह है कहते हैं वहाँ ब्रह्मा जी की खूंटी है और ब्रह्मा जी ने इसी खूंटी पे लगाकर पूरी दुनिया को बनाया था, वैसा कहा जाता है। अब देखिए धर्म और सब आस्था की बात है। हाँ, आपने कहा कि आपके दोस्त यूथ कांग्रेस से हैं, तो मैं थोड़ा सा गंभीर होना चाहूँगा। वैसे मैं होता नहीं हूँ गंभीर, मेरे को पसंद। हो जाओ यार, तुम गंभीर ही हो हमारे साथ। नहीं तो मुझे एक बात ये जाननी थी कि एक पत्रकार जो है वो सियासी लोगों के साथ अगर दोस्ती है तो वो जब वो प्रोफेशनली जैसे इंटरव्यू के लिए मिल रहा है, जैसे जब सवाल पूछ रहा है, तो वो कैसे जो है निडर होके सवाल पूछे। आप समझ रहे हो ना मेरा सवाल मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहा। देखो ऐसा है कि पहली बात तो कि ऐसे तो पॉलिटिशियंस जो है ऐसे तो है नहीं कि वो इंसान नहीं है, वो हमारे तुम्हारे ही है। और आप कुछ किसी से मिलते हो, मान लो आप राजीव मिले मुझे एक स्टोरी के सिलसिले में, राजीव से मैं 10 साल पहले मिला था। 10 साल नहीं, नोटबंदी के दौरान 8 साल हो गए, 8 साल पहले मिला था तुमसे किसी स्टोरी के दौरान। ऐसा तो नहीं है तुमसे मेरा प्रेम नहीं हुआ यार, वहां से मिले और आदमी की बैंडविड्थ मिल जाती है और वो आदमी अच्छा लगता है, मिलके बातचीत होती है, अपना बातों में और आपके व्यक्तिगत चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं देखा। जैसे कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे दिल्ली के कुछ जो शुरुआती दोस्तों में से एक है रवि रंजन, वो बीजेपी से है और अभी राजनाथ जी की टीम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोगों ने काफ़ी उसके घर जाते थे, वो मेरे घर आता था और अभी भी हमारी अच्छी बातचीत होती है और तमाम मसलों पर भिड़ते भी हैं, प्यार भी है। तो ऐसा नहीं है। देखो जब आप वो आपका पर्सनल लाइफ है और एज अ जर्नलिस्ट जब आप प्रोफेशनली आप जब माइक लेके बात करते हो, अब इंटरव्यू देखो राजभर से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, पर इंटरव्यू देखो मैं उड़ा के रख दी उसकी कितनी बारी, स्वामी प्रसाद मौर्य या बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखोगे जहां पर मतलब आप जब माइक हाथ में आता है तो फिर आप फिर एक जर्नलिस्ट हो। फिर उसके बाद माइक के बाहर तो आप दोस्त होते हैं ना, जाहिर सी बात जब दोस्त हैं आपके, ऐसा तो है नहीं पॉलिटिशियंस है तो आप दोस्ती नहीं होगी, पॉलिटिशियंस है यार उनके आप तमाम बैठविद मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं होती। बिल्कुल मैं क्योंकि आपके सारे वीडियोस और मेरी आपकी पत्रकारिता पे मेरी इसलिए नज़र होती है क्योंकि विनीत गर्ग एक बहुत अच्छे कमेंटेटर होते हैं रेडियो के। पता नहीं रेडियो कितने लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते। जानता हूँ विनीत गर्ग को। तो विनीत गर्ग एक बात कहते हैं कि कमेंट्री ऐसी हो कि किसी विजुअली इम्पेयर्ड को क्रिकेट मैच दिखाई देने लग जाए। तो मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि आपकी और कुछ लोगों की पत्रकारिता वो पत्रकारिता है कि हमें वो चीज़ें दिखने लग जाती है कि हाँ ये चीज़ हो रही है। तो मतलब पत्रकारिता करना भी एक साहित्य है। मैंने जो है शायद मार्केज थे पत्रकार और उनका साहित्य जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं साहित्य तक इसलिए ले आया क्योंकि अब जो है साहित्य मतलब पहले तो आप ये बताओ कि आजकल पढ़ क्या रहे हो? कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ आजकल। द रेड माइक में लोगों की दिलचस्पी पैदा करने के लिए अच्छे इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहा हूँ। अभी मणिपुर गया, नागालैंड देख करके आया, लोगों को पढ़ रहा हूँ और बहुत पिछले 12-13 साल से लोगों को पढ़ रहा हूँ। किताबें कम पढ़ी हैं इस दौरान, लेकिन लोगों को पढ़ा है। और जब लोगों को आप पढ़ लेते हो तो किताबें पढ़ने की ज़रूरत तो हमेशा रहती है, लेकिन जिस काम में हमें, और चूँकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़्यादा करती हूँ तो वहाँ लोगों की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को पढ़ रहा हूँ और आजकल द रेड माइक को और लोगों तक पहुँचाऊँ, जो हमारा जर्नलिज्म हमारा काम है उसमें ज़्यादा मेहनत चल रही है। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है आजकल। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोलता ना, बाकी पत्रकार नो आई एम रीडिंग दिस एंड दैट। I recently bought Neeta Chaudhary's book. It is evocative the way she has written. Oh my God, भाई। हाँ वो नहीं पढ़ रहे हैं कुछ। वो क्या है कि वो हम जिन लोगों से पूछते हैं आधे लोग तो बस ऐसे बता देते। तो मैंने एक से पूछ लिया कि अच्छा इस किताब में क्या है, और मुझे कान में बोलता यार तू सबके सामने मत पूछा करना क्या मैंने वो तो बताने के लिए मैंने बता दिया। कुछ लोग ना, जैसे मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो वो लोग किताबें लेके आते हैं और वो जैसे हाथ में है उसमें एक बुक मार्क लगा होता है और
जब वो फ्लाइट से जा रहे हो तब भी बुक मार्क वहीं लगा होता है, और लौट के जब फ्लाइट लैंड हो जाएगा तो भी बुक मार्क वहीं लगा रहता है, वो दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रही हूँ कोयलो और पता नहीं क्या क्या जो बड़े राइटर्स हैं। तो ठीक है, ईच ऑन हिज ओन। इंसान प्रचार में ज़्यादा विश्वास करता है। देश जो है, भारत देश एक प्रचार का देश हो गया वैसे भी। सही बात है, प्रचार और प्रसार का देश। हाँ, खैर आगे बोलो। तो बात अभी भी दोस्ती पर ही अटकी हुई है। दोस्ती आपकी संगीत से भी थी या है? तो वैसे आप आए संगीत, तो क्या है कि देखो वक्त, वही बता रहे थे, जैसे वक्त है ना, वक्त नहीं है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि संगीत में जैसे रोज मैं एक गाना चुन लेता हूँ कि आज मेरा सॉन्ग, एक दिन सॉन्ग ऑफ द डे है, तो वो गाना ऐसे ना कई सालों से मैं रोज एक गाना चुन लेता हूँ, दिमाग में आता है कि कल ये गाना है, तो उस गाने को दिन में 2-3 बार सुन लेता हूँ। जैसे आज मैं, जब आप आए तो गाना सुन रहे थे, वो रहना है तेरे दिल का, दिल को तुमसे प्यार हुआ, और हम लोगों ने उसके बाद गाना भी गाया, श्री रामचंद्र जी की स्तुति भी हम लोगों ने, वो श्री रामचंद्र कृपाल भजन गाया हम लोगों ने। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, तो संगीत था लेकिन बहुत कम हो गया है। संगीत का कम होना, मतलब आपको क्या लगता है कि संगीत का कम होना, जैसे ये तो आपने खैर अपने लिए खुद पे काम करने के लिए जो है हर रोज एक गाना चुन लिया, लेकिन जो चीज़ आप पहले गाया करते थे, है ना, मैंने आपको बाकायदा कुछ क्लासिकल चीज़ गाते हुए सुना है। मुस्तक खैराबादी की गज़ल मैंने आपको बाकायदा गाते हुए पूरे सुर में, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, वादा फरामोश मैं तुझे सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, वादा फरामोश मैं तुझे सा तो नहीं हूँ। इसका मंत्रा कितना खूबसूरत है। कौन सा? मज़्दर क्यों मुझे पूछता रहता है ज़माना, मज़्दर क्यों मुझे पूछता रहता है ज़माना, दीवाना सही दिल इश्क से तमाशा तो नहीं हूँ, वादा फरामोश मैं तुझे सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। तो हमने पॉडकास्ट को रंगोली बना दो मैं, मेरे पॉडकास्ट का नाम बदकही है। हाँ। और किसी कनपुरिया को बहुत सालों बाद ये गाना तुमने याद है, तो भूल ही गया था ये, तुम याद दिलाया तो याद आया कि ये बड़ी बड़ी कितनी, मतलब इसको सज्जाद अली ने कितनी खूबसूरती से गाया है। मतलब मैं सज्जाद अली का इतना फैन हूँ, लगता है कभी वो इंडिया आए और उनके कॉन्सर्ट हो यहाँ और मैं उनसे मिलूं, और उनकी जो रावी गाना है उनका, मतलब बहुत खूबसूरत है, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ये क्या ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। बहुत खूबसूरत, मतलब सज्जाद अली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पता है किसकी है ये गज़ल? किसकी है? जॉन एलिया। जो हो अपने सभी दोस्त काम कर रहे हैं, नहीं अपने सभी दोस्त वही काम कर रहे हैं और हम हैं जो नाम कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, तो देखो सही हो गया ना, सभी दोस्त काम कर रहे हैं और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। ये तो नहीं, क्या है कि आप लोग जो हो वो कर रहे हो काम, और अब जो है आपके काम पे आते हैं, क्योंकि मैं जब आपसे मिला था इंटरव्यू के दौरान, इनफैक्ट मैंने आपने मेरे 3 इंटरव्यूज़ किए हैं। एक इंटरव्यू किया नोटबंदी, एक इंटरव्यू किया जीएसटी, एक इंटरव्यू किया जब पेड़ कट रहे थे तब।
और आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। अब तो बढ़िया लग रहा है। तो वैसे इसको इंटरव्यू वो दोस्त यार जो सुन रहे हैं वो अन्यथा न लें, तो ये इंटरव्यू है नहीं, वैसे है बतकही। हाँ, तो मैं आपको जो है आज मैं जो है आपसे बतकही कर रहा हूँ। मुझे मतलब हम भी बिल्कुल आराम से बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे इंटरव्यू तरीके से कर रहे हैं, तुम जैसे आराम से बात। मेरे साथ तो आप मतलब ऐसे इंटरव्यू कर भी नहीं सकते, सीरियसली। इतना डांट खाते हो तुम मुझसे हमेशा। हाँ, बहुत बदमाश है राजीव है। खैर छोड़ो। एडिटर जो है इसको पक्का शॉर्ट्स पे लगाने वाला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही लगना चाहिए। राजीव बहुत बदमाश है। तो खैर, आपने जब इंटरव्यू किया तो आप एनडीटीवी में थे, अब आप रेड माइक में हो। एनडीटीवी में आपके बॉसेस थे, है ना? यहाँ आपके बॉस हैं, पर ये आपका मतलब, लेकिन ये आपका अपना है। एनडीटीवी भी अपना था, क्योंकि मतलब मैं एनडीटीवी को माँ कहूँ या माशूका कहूँ, या इसको माँ कहूँ या माशूका कहूँ, कुल मिला के मेरा सवाल ये है कि एनडीटीवी में फ़र्क और इसमें क्या फ़र्क आ गया है रेड माइक में? देखो, एक क्या होता है ना कि आपका अगर जो घर है वो लोगों से बनता है, दीवारों से नहीं। सही बात है। तो जो द रेड माइक है वो एनडीटीवी, जो पुराना एनडीटीवी है उसी का एक स्वरूप है। हमने जब पहले अपने वीडियो में हमने और संकेत सर ने और सुनील सर ने भी कहा, सुनील सर तो पीछे ही रहते हैं, हमने कहा भी था कि जो लाल माइक है जो ना, वो लाल माइक एनडीटीवी का जो थामा तो लाल माइक नहीं छूटा है अभी तक। तो इसीलिए ये द रेड माइक है, उसका नाम ने कुछ और नहीं रखा, ताकि जो काम हम वहाँ करते थे वो काम हम यहाँ भी कर सकें। और रही बात एनडीटीवी से, बहुत मतलब एनडीटीवी को छोड़ना हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे इमोशनल मतलब लम्हा है। और आई रिमेम्बर कि सुनील सर का जिस दिन फेयरवेल था और तब हमें नहीं छोड़ा था, और वो सुनील सर 18 साल थे वहाँ, एंड ही वॉज माई बॉस, ही हायर्ड मी, उन्होंने हमें नौकरी पे रखा था। और हमने बहुत अच्छा, हम जो एनडीटीवी में काम करते थे ना, हम लोग सब संघर्ष के साथ ही। उस दौर में हमारे कई साल सैलरी नहीं बढ़ी और रिसोर्सेज की कमी थी, बहुत लोग छोड़ गए। हम लोगों ने एनडीटीवी में बहुत मेहनत करके उसको रिवाइव किया। तो हम लोग का जो रिश्ता है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जो एनडीटीवी में लोग हैं उनसे रिश्ता टूट गया है, वो नहीं है हमारे साथ। तो वो रोज़ हमारे वीडियोस देखते हैं, फीडबैक देते हैं इंडिविजुअली कि नहीं ये ऐसा है, इसका देखो इसमें ऐसा कर सकते हो, ये आइडिया कर सकते हो, ये स्टोरी कर सकते हो, और मणिपुर में देखा अच्छी स्टोरी थी, इसको ऐसे करना चाहिए था। तो मतलब वो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और ये द रेड माइक है, उनको लगता है कि उनका भी वो अधिकार है इसमें, जैसा मुझे लगता है मैं एनडीटीवी में अधिकार था। अब तो खैर तो वही बात है, मतलब घर जो है वो लोगों से बनता है, तो अब वो लोग ही नहीं है वहाँ पे, तो मैं ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ। लेकिन एनडीटीवी तो एनडीटीवी यार, मतलब अगर एनडीटीवी नहीं होता तो हम कहाँ होते राजीव, कहाँ होते हम तो नहीं होते। सही बात है, मतलब एनडीटीवी नहीं होता तो बहुत लोग नहीं होते, बहुत लोग नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं देखता हूँ कि जैसे रवीश जी भी जहाँ जब बोलते हैं तो वो भी इतने ज़्यादा कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि मतलब एक पेपर वो बोलते में खत छाटने वाले, और आज देख लीजिए मैग्सेसे अवार्ड जीता उन्होंने। और मैं तो कोई मैग्सेसे अवार्ड नहीं जीता है, लेकिन जो थोड़ा बड़ा है वो वहीं हो सकता था। पर दो चीज़ें होती हैं, और ये एनडीटीवी में हुआ है, और एनडीटीवी के अलावा कहीं हो भी नहीं सकता। दो चीज़ें होती हैं कि या तो मतलब मैग्सेसे जीतने, ठीक है मैग्सेसे तक तो पहुंच जाओगे, अभी आपकी बहुत उम्र पड़ी है, ठीक है ना, मैं आपकी सही उम्र नहीं बताऊंगा, नहीं लोगों को पता चल जाएगा, वह चेहरे से 30-32 के ही दिखते हैं। हाँ तो चल जाए, बता दो, मतलब उसमें क्या छुपाने वाली बात है यार। खैर तो कितना खिलाड़ी हो तुम, खेलो हमसे है, खेल लो। अच्छा चलो ये भी कर लो तुम राजीव। खैर तो क्या है कि जिसने अट्टहास किया है ना तुमने, ऐसा है। और फिर जो तुमने इम्प्रोवाइज किया उसके बाद में तो नहीं, मैं क्या है कि जैसे आपने जब रवीश सर का नाम लिया है ना, तो और मैग्सेसे कहा,
देखो तो मुझे आपका वो अवार्ड याद आ गया जो आपको अभी 1-2 साल पहले मिला था, कौन सा वाला? मैं उसका नाम भूल गया हूँ। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड। यस, हाँ। तो मैं बताऊं कि मुझे उतनी ही खुशी हुई थी उस अवार्ड के बारे में सुन के जितनी खुशी मुझे रवीश सर के मैग्सेसे अवार्ड मिलने पे हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पत्रकार है, जो खबर नवीस है, वो किसी अवार्ड का मोहताज नहीं होता, अवार्ड्स मोहताज होती हैं। मुझे याद है जब मशहूर पत्रकार रॉयटर्स के दानिश सिद्दीकी साहब को शायद ISI या तालिबान वालों ने मार दिया था स्पिन बोल्डर में, हाँ, अफगानिस्तान। तो मेरे साथ साथ मेरे कुछ दोस्तों की आंखों से आंसू निकले थे। तब मुझे पता चला था कि यार कितना दुख होता है कि जब एक काम करने वाला पत्रकार चला जाता है या कुछ हो जाता है। तो मतलब अवार्ड्स जो है एक पत्रकार की मोहताज है। तो ये मेरा मानना है। हाँ, देखो अवार्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अवार्ड लेने के बाद भी कुछ ज़्यादा बदलता नहीं है। हाँ। अगले दिन में फिर स्टोरी फाइल करनी होती है, और क्या, यू आर एज गुड एज योर लास्ट स्टोरी। और अच्छी बात, एडिटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिन लोगों के क्लोज था वो मेरे साथ है यहाँ। हाँ। सुनील सर से मतलब वो पिता तो नहीं है लेकिन पिता से कम भी नहीं है, मेरा वो संबंध है उनसे। संकेत मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं उनको भैया ही बोलता हूँ अक्सर, उनसे मेरा जज्बाती रिश्ता है। बिल्कुल। तो मेरे जिनको अपने बाप समझता हूँ, मेरा बड़ा भाई, उन दोनों के साथ यहाँ देखो हम हैं, अपना काम करें। और जो हमारे शायान हैं, सागर और सब लोग हैं बच्चे हमारे साथ, वो भी घर की तरह, मतलब वी वर्क एज ए फैमिली, हम एक परिवार की तरह द रेड माइंड में काम करते हो। कि डॉक्टर रॉय ने भी जो, मतलब हमें लगता है NDTV का कल्चर जो है वो कल्चर हम में सब में है। क्योंकि संकेत ने भी अपना करियर NDTV से, करियर मतलब वो पहले प्रिंट में थे, NDTV में कई साल रहे, फिर NDTV वापस आए। तो उनका भी जो है वो DNA में NDTV है, और हमारे तो DNA में NDTV है ही है, सुनील सर के भी है। तो वो जो हमारे अंदर घुस गया है, जो हमारे खून में बहता है, तो वो कभी जाएगा ही नहीं आपके अंदर बाहर। सही भैया, एक ना बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन था। मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, संकेत सर का इंटरव्यू कर रहे थे वो पत्रकार। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़ रूम्स में कितनी भागीदारी होती है महिलाओं की, दलितों की, है ना। तो मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा, और इस पे जो सर ने बात भी की वो भी मुझे बढ़िया लगा। फिर मुझे लगा कि यार महिलाओं की, दलितों की, इन सब की तो भागीदारी होती है, मगर आपको क्या लगता है कि न्यूज़ रूम में या इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म क्या वो समय आएगा जब विकलांग लोगों की, खास तौर से जो दृष्टिबाधित है, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनकी भागीदारी होगी जर्नलिज्म के फील्ड में? देखो, होना बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है फ़ायदा देखता है अपना। देखो, मैं बहुत जो निजी क्षेत्र है वो बहुत फ़ायदा देखता है। उसे लगेगा कि जो अब जैसे सरकार ने बीच में कहा था कि जो एक बुलेटिन मूक बधिरों के लिए होना चाहिए, मैंडेटरी किया था, और वो होने लग गया। फिर पता नहीं अब कितना फॉलो होता है, नहीं होता है, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर सरकार ये मैंडेटरी करती कि नहीं, अब प्राइवेट संस्थानों में भी एक जो दृष्टि बाधित है वो बुलेटिन करेगा, तो आपको पहले मौका देना पड़ेगा उसको। पहले आप उसको रिजेक्ट कर दो आउटराइटली। जैसे मैं तुम्हें जाता हूँ, तुम्हारा तो आई नो दैट हाउ टैलेंटेड यू आर, तुम कितने प्रतिभाशाली हो, तो मुझे पता है तुमसे क्या मैं करा सकता हूँ। अगर इफ़ यू आर माई एम्प्लॉय एंड इफ यू आर माई कॉलीग, तो मुझे पता तुमसे मैं क्या करवा सकता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास क्या रोल है। वो जर्नलिज्म भी होगा और तुम उसको निभा भी पाओगे, तुम भी संतुष्ट होगे। तो पहले ना सरकार को आपको मौका दिलाना पड़ेगा। आरक्षण इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अगर आरक्षण को जो पिछड़ी जातियों को, दलितों को मिलता है, मैं उसके फेवर में हूँ। तो पहले आप उन लोगों को उस जगह पहुँचाइए। और रही बात महिलाओं की, देखो आपने बोला, मैं तो, हमारी तो महिलाएं बॉस रही, मिसेस रॉय, हाँ, सोनिया सिंह, सुपर्णा सिंह, मतलब मैं तो महिलाओं के साथ बॉस शुरुआत से, मतलब ऐसा होता, और दे भी बहुत ज़बरदस्त बॉसेस हैं, बिल्कुल रही है। तो मतलब मेरे लिए तो मतलब है, न्यूज़ रूम में भागीदारियाँ हैं। अब देखिए कलीपुरी हैं, इंडिया टुडे
मैं काफ़ी उनका मतलब समझ लीजिए वो भी सुपर बॉस की तरह काम करते हैं। और लेकिन नहीं, मैं बड़ा इस बात को लगता हूँ कि ये बात जो प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल्स हैं या प्राइवेट अखबार हैं, या अखबारों तो फिर भी लिख सकते हो, अपनी टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए एक रोल निर्धारित करके, ठीक है, रिपोर्टिंग थोड़ी चैलेंजिंग होगी क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसमें। हाँ, चैलेंजेस हैं पर मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है और नामुमकिन नहीं है। तो लेकिन आपको मौका देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से अगर वो अपने आर्ट चलाते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, तो वो एक ये भी गाइडलाइन बना के दें कि नहीं, आप जो है 15 मिनट का एक बुलेटिन जो है वो एक दृष्टिबाधित युवक या युवती से पढ़वाएंगे, बिल्कुल, और या एक इंटरव्यू महीने का एक उससे करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि फिर राजीव को मौका मिलेगा, या राजीव जैसे जो लोग हैं उनको मौका मिलेगा, वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। फिर तो आपके ऊपर है ना कि आप उस मौके को कैसे भुनाएं। आप अच्छा करेंगे तो आप दूसरों लोगों के लिए भी रास्ता बनाएंगे, आप अच्छा नहीं करेंगे तो फिर वो कहेंगे यार सर। तो मुझे लगता है ये सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स में 15 मिनट के लिए ही सही, मैं बोल रहा हूँ चलो शुरुआत में आप प्राइम टाइम नहीं दोगे, सुबह दे दो, देर रात दे दो, लेकिन दो, मौका मिलना चाहिए। तो सरकारें सुन रही हैं, आवाज़ पहुंच रही है, क्योंकि उनके कहने से होगा, क्योंकि उनके प्राइवेट सेक्टर अपने आप आकर के अभी तक करना होता तो कर चुके होते हैं। बिल्कुल। तो एक आधे आखिरी सवाल, उसके बाद से आपसे गाना सुन के और अपने राम छुट्टी करेंगे। रेड माइक हम सबकी आवाज़ है। हम लोकप्रिय बात नहीं करते हैं, बात वो करते हैं जो सही है। बिल्कुल, है ना। ये बात तो मैं संकेत सर से बहुत बार सुन के रट चुका हूँ, सीख चुका हूँ, आत्मसात कर चुका हूँ। हाँ। तो अब जैसे किसी को जो है कोई दिक्कत आ रही है, या किसी को कुछ स्टोरी है, किसी के पास कुछ है, और वो रेड माइक को भेजना चाहता है, तो वो कैसे भेज सकता है, एक बार आप बता दें। और हम दोनों, संकेत और हम दोनों लोग ट्विटर पर बिल्कुल बहुत एक्टिव हैं। आप गूगल पे लिखते हैं सौरभ शुक्ला ट्विटर, सौरभ_unmute मेरा हैंडल है। मेरे को टैग करते हैं लोग, डीएम करते हैं, और बहुत लोग स्टोरीज बोलते हैं, बताते हैं वहाँ पर, वो स्टोरीज करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में संकेत जी ने एक स्टोरी की मध्य प्रदेश के में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, काफ़ी लोग टैग कर रहे थे उन्हें, डीएम किया, उन्होंने स्टोरी करी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो आप ट्विटर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मुझे डीएम करके जो पर्सनली बात करते हैं, मुझे सही लगता है, मैं रिप्लाई करता हूँ, अपना नंबर भी देता हूँ। तो ट्विटर पर कांटेक्ट करना सबसे आसान है। फेसबुक पर हमारा पेज है द रेड माइक ऑफिशियल, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ईजी है कांटेक्ट करना। मतलब हम दोनों लोग, मतलब अगर हमें किसी ने कांटेक्ट किया तो विद इन 15-20 मिनट्स आई रिवर्ट बैक, हम वापस कर देते हैं, मतलब कोई मुश्किल नहीं। बहुत बढ़िया। तो डिस्क्रिप्शन में जो है रेड माइक के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, सौरभ भैया के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, और संकेत सर को टैग कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेड माइक को टैग कर दिया जाएगा सब जगह। तो जिन भी किन्हीं के पास स्टोरी है तो आप प्लीज़ डीएम कीजिएगा, है ना, और या तो ट्विटर पे जो है लिख दीजिएगा कि अमुक अमुक जगह पर अमुक अमुक बात हो रही है, ताकि जो है हम आप लोगों को रीच आउट कर सकें, है ना भैया, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या गा रहे हैं, क्या मन कर रहा है आपको? तो गवा तो लिया है तुमने यार, तो 2 गाने तो गवा ही लिए, तो तुमने रंगोली बना ही दिया है तो सज्जाद अली की याद दिला दी। आपको वो याद है, गुलों में रंग भरे? नहीं, गुलों में रंग भरे नहीं याद है। आपको वो याद है? कौन सा? हम देखेंगे। वो याद है तो इतने वो याद आ जाते हैं तुम्हारे, वो याद आने से, तो कौन से वो की बात कर रहे हो तुम? हम देखेंगे। अच्छा कोई गाया, मतलब यार तुम क्रांति करनी है, मतलब अच्छा कोई सोचो यार, मतलब अच्छा वो याद है, फिर ले आए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा गाना है। गाओगे? बहुत अच्छा, मतलब इस गाने इतनी याद जुड़ी है मेरे को। ये जब फिल्म आई थी तो ये स्ट्रगलिंग फेस था, और एक ईस्ट कैलाश में सपना सिनेमा है, अब तो शायद बंद हो गई। तो मैं पैसे इकट्ठा करके फिल्म देखने गया, और मैं इतना रोया फिल्म देख करके। और उस दौरान मतलब ऐसा तो नहीं, मतलब सड़क पर होता था, पहले पैसे कम होते थे, और कुछ चीज़ें बहुत संभाल के चलना पड़ता था। ऐसा नहीं मतलब खाने के पैसे नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन और घर की भी याद आ जाती थी कभी कभी।
और हाँ यार, 18-19 साल का लड़का। मतलब वो 20-21 साल की उम्र रही होगी यार तब। और मतलब कितना मतलब ये गाना जो हो, ये गाना जब सिनेमा में हॉल में बजा और जो पूरा माहौल बन गया था, मैं आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे तो। मतलब आई क्राई। मतलब अभी भी मैं कोई अच्छी फिल्म देखता हूँ, अभी हाल ही में उस दिन सुमित को बोल रहा था, मेरा दोस्त है, कि शिद्दत मूवी है एक, और वो हॉटस्टार पर है, उसमें विकी कौशल का भाई है। और उस गाने का, उस फिल्म को मेरी बहन ने बोला देखो देखो, टाइम नहीं मिला तो मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में देखा। आई थिंक मैं रोमांटिक मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन उस मूवी को देखा और मतलब इतनी अच्छी मूवी लगी ना मुझे। मतलब तुझको बना लूँ मैं अपना खुदा और सजदे में सिर लूँ झुका, मांगू दुआ साथ होने की तेरे, मतलब धागा बना लूँ, शिद्दत। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी। तो मतलब बर्फी से तो बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। तूने बात की तो मेरे स्ट्रगल का दौर याद आ गया, सपना सिनेमा याद आ गई, 40-50 रुपए का टिकट याद आ गया, और उसके बाद निकल करके मतलब एक समोसे में रात काट देना। तो मतलब भाई फिल्म देख लो, शौक पूरा कर लो या पेट भर खा लो सीमित सैलरी में। तो फिल्म देखने के साथ साथ पेट भी कैसे भरा रहे, तो उस अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा संतुलन उस दौरे बनाया जाता था। भाई साहब, ईस्ट ऑफ कैलाश में भी तो मतलब गए थे ना देखने के लिए। हाँ, ईस्ट ऑफ कैलाश में तो अमर कॉलोनी में रहता था ना मैं तब। अमर कॉलोनी यार वो जगह बहुत महंगी जगह है। अमर कॉलोनी में बहुत सारी बरसातियाँ हैं, अभी भी हमारे से बहुत लोग रहते हैं शेयरिंग में। हमारे बरसातियों की कमी नहीं है, अच्छी अच्छी जगह बरसाती मिलेगी आपको। ग्रेटर कैलाश में बरसातियाँ मिले दिखा देंगे हम। सही। अरे हमसे पूछिए ना। साउथ दिल्ली में भी एक ईस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली में भी यमुना पार वाला माहौल है ओह कहीं पर। तो अच्छा, दिल्ली वाले समझेंगे बात मेरी। हाँ अच्छा, गाने से पहले, फिर ले आया से पहले, क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया, तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको दिल्ली में हाँ एक जगह स्टोरी करनी है ना, आपको पूरा दिन दिया जाता है, तो आप वो स्टोरी किन लोगों की करना चाहोगे? क्योंकि मुझे कुछ याद आ गया, वो मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा। किन लोगों को दिल्ली में पूरा एक दिन दे दिया जाए, किन लोगों की स्टोरी करना चाहूँगा यार? मैं तो करूँगा ये बात। मैं देखता हूँ कि ना, दिल्ली जो शहर है ना, बड़ा अच्छा शहर है। दिल्ली को लोग ना गालियाँ काम करते हैं, गाली देते हैं, मैं शहर को गाली नहीं देता हूँ। हाँ। इस शहर ने पता ना कितने लोगों को रोज़गार दिया, और मुझे शहर की तासीर बहुत पसंद है। और मैं कहता हूँ कि मेरा जब बहुत अच्छा दिन का वक्त होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में नोएडा रहता हूँ, तो जब मैं आता हूँ तो ज़्यादातर अपनी गाड़ी इस्लामिक सेंटर लोधी रोड में वहाँ पीछे पार्क कर देता हूँ, वहाँ से शूट करने जाता हूँ। तो वहाँ सब गाड़ी निकालता हूँ रात में। तो सबसे पहले तो जब बारबुला चढ़ने वाला होता है तो निज़ामुद्दीन की दरगाह पड़ती है, तो वहाँ सर झुकाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो, बाएं हाथ पे आपको लाइटों में बिल्कुल खिलता हुआ हुमायूं का मकबरा दिखता है। अंधेरी रात और कहीं बारिश हो रही हो, सड़क गीली हो, और थोड़ा रात में 10 बजे के बाद हो, ट्रैफिक ना मिले आपको, तो थोड़ा आप आगे बढ़ते हो तो हुमायूं का मकबरा देखते हो। फिर आप वो DND शुरू हो जाता है, फिर आपके बगल में यमुना बह रही होती है, और दूर आपको छोटा सा चमकता हुआ अक्षरधाम का मंदिर नज़र आता है। और फिर आप धीरे से नोएडा में एंटर करते हो। तो दिल्ली इतना खूबसूरत है, इतना सब कुछ है यहाँ पर। तो मुझे अगर मौका मिले दिल्ली में, तो दिल्ली कितने लोगों की ज़रूरत भी है, दिल्ली कितने लोगों की मजबूरी भी, और एक मजबूरी है यहाँ पर उनका आना, वो है इलाज। मेरे को मिले मौका, मैं करूँगा द रेड माइक में, क्योंकि आप देखेंगे एम्स में अपॉइंटमेंट लेने के लिए ना सुबह 3 बजे से लोग लाइन में लगा के खड़े हो जाते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट मिले। तो 3 बजे अगर अपॉइंटमेंट के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि सफदरजंग में और एम्स में तो उनका नंबर आता है सुबह जा करके, 4-5-6 घंटे 7 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और वो भीड़ जब उजाला होता है तो खत्म हो गई होती है, क्योंकि तब तक या तो अपॉइंटमेंट पूरे हो जाते हैं या वक्त खत्म हो जाता है। तो मुझे वो स्टोरी करनी है, मैं करूँगा भी। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो इंतज़ार कर रही हैं कि उनको कहा जाए और सुना जाए। तो एक सजेशन मेरी तरफ से भी, अरे मैं क्रेडिबल टॉक्स पे बोल रहा हूँ, और इसको जो है मैं एडिटर से कहूँगा कि थोड़ा सा इसको जो है देखने लायक बना दीजिएगा, इस शॉर्ट्स में डाल दीजिएगा। मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो वाली स्टोरी मैंने कभी देखी नहीं, किसी पत्रकार ने की नहीं। दिल्ली में मेरे ख्याल यमुना पार के आसपास या अक्षरधाम के आसपास वो जगह है, मुझे नहीं पता कहाँ है वो, जहाँ पे बहुत सारे हाथी रहते हैं, महावत। तो उनकी ज़िंदगी पे किसी ने स्टोरी नहीं की,
हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं करूँगा, ढूंढूंगा। हाँ, उनकी दिक्कतों के बारे में स्टोरी नहीं की किसी ने, मतलब हाँ, तो इन पे अगर ये स्टोरी हो जाए एक, प्रॉमिस, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। तो ये है। तो इस बेहतर सब मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि एक मैं विनीत गर्ग की मैंने बात इसलिए की ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक पत्रकार कैसा होना चाहिए। और जब भैया अभी बोल रहे थे तो उनके बोलने में मुझे दिल्ली दिखाई देने लग गई, पूरा लोधी गार्डन से लेके आपके नोएडा बॉर्डर तक, रजनीगंधा तक मैं पहुंच गया था। तो मैंने वो देख लिया था। तो पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए। तो हम जो है भैया से गाना गवा रहे हैं, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। आप लोग अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भर भर के कीजिएगा। भैया 1 2 3 स्टार्ट। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहे ना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उस पे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। अंदर कितने खूबसूरत है ना। हाँ। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए मिलते रहे हम बादस्तूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उससे मुसलसल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। तो पुरानी यादें ही आ गई। अब बस करो, पूरा गाना मतलब दर्शक कहेंगे दोनों ही मतलब एक दूसरे के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बात कही एक दूसरे के लिए ही होती है। तो आप देख रहे तो भी तो रहे हो ना YouTube पे, लोगों को पसंद तो आना चाहिए दर्शकों को। एक दूसरे तो हम लोग ऑफ कैमरा तो कितनी बातें कर चुके थे हम लोग। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। मैं राजीव को बहुत सालों से जानता हूँ और राजीव बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है, बदमाश है और लेकिन बहुत कुछ करने की अंदर एक आग है और उसकी जो एक आँच है वो ये जो नया पॉडकास्ट शुरू किया है उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। राजीव को बहुत प्यार दीजिए, देखिए, शेयर करिए और सजेशन दीजिए। जो राजीव और उसके जैसे लोग हैं उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस तकलीफ़ इस बात की है कि मौके नहीं है। तो आप इतना कर सकते हैं, इनको मौका कैसे दे सकते हैं, इनको सुन के, इनको देख के, इनको सब्सक्राइब करके, शेयर करके। बहुत कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर दीजिए, ये बहुत कुछ करने से ज़्यादा होगा। ठीक है राजीव? तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, और हो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। तो साहब मैं वादा करता हूँ कि ये आग, ये जो लौ हमने जलाई है क्रेडिबल टॉक्स पर अच्छे अच्छे लोगों से बात करने की, संगीत, साहित्य, सिनेमा, नाट्य, पत्रकारिता और समाजी और सियासी मसलों पर जो हमने बात करने की ये मुहिम चलाई है, ये हम बादस्तूर जारी रखेंगे। मेरा नाम राजीव साहिर है। आप क्रेडिबल टॉक्स का बिल्कुल नया नवेला पॉडकास्ट बत कही देख और सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।